न्यूयॉर्क शहर के जो मोस्ट फेवरेट मेयर के उम्मीदवार है ज़ोहरान ममदानी, उन्होंने भी अब तो ये कह दिया है कि अगर वो मुंतखब हो गए, इंतखाबात में जीत के मेयर बन गए, तो वो तो नेतन्याहू के न्यूयॉर्क में दाखिले पर उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे देंगे। जी देखिए, ये चेंजेस हैं बिकॉज अगर आप डायस्पोरा को देखें, इस्लामिक जो मुस्लिम डायस्पोरा है पाकिस्तान का, वो बाकी वो भी एक पॉलिटिकल फोर्स भी बनता जा रहा है। इस्लामेज आप देख रहे हैं यूके में, बर्मिंघम है, लंदन है, और अभी पॉलिटिकल पावर में मिनिस्टर्स हैं इनके, और आप देखेंगे शायद अमेरिका में भी एक स्टेज के बाद बहुत हायर लेवल पे लोग पॉलिटिकली इन्वॉल्व होंगे। तो ये एक चेंज है, और इसमें वो बड़ी हक सच की बात करते हैं बिकॉज इसराइल को चैलेंज करना या ज़ायनिस्ट लॉबी को न्यूयॉर्क में बैठ के बड़ा दिल जिगरे वाला काम है। बट दिस इज अ चेंज व्हिच इज कमिंग। बिल्कुल वकार साहब, बिल्कुल एक चेंज है। ममदानी साहब की जो स्टेटमेंट है, और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी इसराइल को अपने एयर शो में आने से मना कर दिया। ये छोटे छोटे एहतजाज ही हैं अगर देखा जाए तो। अच्छा, ये भी बताइएगा कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 10 रोज़ा दौरे पर चीन में मौजूद हैं। इस दौरे को आप किस तरह से देखते हैं? आई थिंक इट इज अ कंटिन्यूएशन। अभी देखें एससीओ की समिट में जो है प्राइम मिनिस्टर गए, फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर थे, मिलिट्री परेड भी अटेंड की गई, और ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है। आज भारत के मीडिया पे एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही थी कि भारत आ गया पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, एंड आई टोल्ड देम देखें यू कैन ट्राई इट, आप जाके बूट भी चाटें, और ये आपकी पॉलिसी रही, लेकिन पाकिस्तान चाइना के दरमियान इंशाल्लाह कोई नहीं आ सकता। तो ये जो आई थिंक प्रेसिडेंट का दौरा है, डेफिनेटली इस टाइम पे टाइमिंग बड़ी अहम है। आई एम श्योर इसके दौरान उनकी हाईएस्ट पॉलिटिकल लीडरशिप मुलाकातें भी होंगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होगी, शायद सीपेक 2 पे भी कोई बातचीत आगे चले। तो बड़ा खुश आइंद है, और पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप है। ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि शंघाई ताउन तंजीम का अगला इजलास जो है उसकी मेजबानी पाकिस्तान अगर करता है, तो उसको आप किस अंदाज से देखते हैं? ये भी तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल जी डेफिनेटली, और इसमें मेंबर्स के साथ रोटेशन में चीजें चलती भी हैं, लेकिन पाकिस्तान का होस्ट करना, बिकॉज आपको याद होगा लास्ट टाइम जो है देयर वाज जो समिट था हेड्स ऑफ आई थिंक गवर्नमेंट्स की थी, और अगर बड़ी वाली समिट होती है यहाँ पे तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू भी होगा, और खित्ते में एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, चाहे वो भारत है, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो मिडल ईस्ट है, इस तरीके से रेस्ट ऑफ साउथ एशिया है, कि पाकिस्तान इज हियर टू स्टे, और ये एक पिवटल पोजीशन में है जिसमें हमारे रिलेशनशिप विद बेसिकली साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक दोनों के साथ पैरेलल चल रहे हैं, और डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए। ब्रिगेडियर साहब, आपसे फ़लस्तीन के मामले पर भी कमेंट लेना चाहेंगे। फ़लस्तीनी 2 रियासत के हवाले से करारदाद जो है भारी अक्सरियत से मंजूर हो चुकी है, जिसमें हमास माइनस है। क्या समझते हैं फ़लस्तीनी जो हैं वो इस चीज़ को मंजूर कर लेंगे कि हमास को माइनस करके या हमास को गैर मुसल्लह करके वो इसराइल के रहमो करम पर ज़िंदगी गुजार सकते हैं फ़लस्तीनी? वो इसको एक्सेप्ट करेंगे? ये देखें, अभी जब कतर पे हमला हुआ तो चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं, बिकॉज डिस्पाइट के कतर ने भी कहा जी हम नेगोशिएशन जारी रखेंगे। कतर बिकेम सेंटर ऑफ आई वुड से इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का सेंटर भी है। तो इसमें आई थिंक अभी बड़ा अरब वर्ल्ड को स्पेशली फूंक के कदम रखना होगा कि आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। जितनी भी आई थिंक कमिटमेंट रही है फ़लस्तीनियों के साथ, कोई भी पूरी नहीं हुई, और जिस तरीके से ये दाइवा पॉलिसी के तहत जेनोसाइड किया गया सारी दुनिया के सामने है। बाकी ठीक है, दे ट्राइड आई थिंक ऐसा सोल्यूशन जहाँ पे जो मुतारफ ग्रुप्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं वो शामिल नहीं होंगे, तो फिर आई थिंक मुश्किलात बढ़ेंगी और फिर चीजें अमन की तरफ नहीं जाएंगी। प्रॉब्ली दैट्स व्हाई। ब्रिगेडियर साहब, यहाँ एक सवाल भी है, मैं आपसे जानना चाहूंगा जरूर कि आलमी मीडिया में ये खबरें भी हैं कि कतर पे जो हमला है उसको अमरीकी आशीर्वाद तो हासिल है ही, लेकिन मोसाद और रा उन दोनों का भी ये जॉइंट ऑपरेशन है। क्या आप इस हवाले से क्या समझते हैं कि क्या वाकई ऐसा है? ये देखिए, कतर में एक पहले वाकया हो चुका है, आपको याद होगा कि 8 सीनियर रिटायर्ड नेवल ऑफिसर थे भारत के, मोसाद के ही थे, जो काम करते हैं, देन दे शेयर्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ देयर सबमरीन विद इजराइल। तो कतरीज आर वेरी क्लियर, और उनको फांसी की सजा हुई थी, फिर मोदी ने जाके इनके गिट्टे गोडे पकड़े तो फिर उनकी बख्शिश हुई थी, और आई थिंक बिगर हार्ट ऑफ अमीर ऑफ कतर के उन्होंने छोड़ दिया। तो ये चीजें आई थिंक ईरान ने रियलाइज किया कि वहां पे जहाँ पे ये है दे आर डूइंग ये बेसिकली मोसाद के साथ कोलैबोरेशन। तो ये चीजें मेरे ख्याल में इनमें बिल्कुल वेट है, और इसमें अगर इस्लामिक वर्ल्ड जो है, स्पेशली जो हमारी रियाद में एक हेडक्वार्टर है इस्लामिक फोर्सेस का, ये अपना इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क भी बढ़ाएं तो काफी सारी चीजें अनअर्थ हो सकती। मैं हमेशा कहता हूँ मिडिल ईस्ट में कि ये
अच्छा ब्रिगेडियर साहब ये आपसे एक और जो बड़ी जरूरी बात हम जानना चाहते हैं कि ये फरमाइएगा कि हमेशा इसराइल जो है ना वो पाकिस्तान को अपना असली दुश्मन समझता है और हम इसराइल को समझते हैं। अब भी इसराइल ने 2 दफा पाकिस्तान का जिक्र किया है, तो क्या आप समझते हैं कि इसराइल भी भारत जैसी कोई हमाकत कर सकता है? और अगर पाकिस्तान पे ये करता है तो फिर हमारे पास जो शाहीन है, अबाबील हैं, हमारे जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है सारी, और फिर चाइनीज टेक्नोलॉजी, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा? ये एक तो आई थिंक दे शुड बी वेरी क्लियर कि पाकिस्तान इज नॉट गजा, ये कोई तरने वाला नहीं है। और दूसरा इट्स अ न्यूक्लियर पावर, मतलब टेक्निकली देखा जाए तो पूरा इजराइल खजूर की गुठली जितना है और शायद 2 वेपन्स की मार होगा, फिर बात वहां तक जाएगी। दे हैव एक्चुअली ट्राइड एज अ प्रॉक्सी। आप देखें भारत को अभी जितने भी हारूट ड्रोन्स हैं, टेक्नोलॉजी है, और अभी भी बेशुमार कोलैबोरेशन इसलिए की गई थी, इनके तो ऑपरेटर्स आके वहां पे शामिल हुए थे। दे डू कंसिडर कि अल्टीमेट जो लड़ाई है शायद पाकिस्तान के साथ ही होनी है, बट आई थिंक दे मस्ट नो इट कि फिर जो पाकिस्तान के पास वेयर विदऑल है इट इज मच मोर देन ईरान। और जो ईरान ने इनका हशर किया था, आई थिंक इनके तहस नहस कर दी सारे सिस्टम, पाकिस्तान कैन डू मच मोर देन दैट। तो दे शुड रियलाइज के पाकिस्तान का रिस्पांस जो है बहुत ज्यादा फिर डिस्प्रोपोर्शनेट भी होगा, और इसमें इजराइल की अपनी आई थिंक सॉवरेनिटी क्या उसकी आई वुड से एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ सकती है। अच्छा वकार खान साहब, भारत के जो इंटरनल अफेयर्स हैं हम उन पर अक्सर बात करते हैं कि वहाँ पर सूरत हाल जो है वो काफ़ी संगीन और ख़राब हो चुकी है मोदी साहब के लिए ख़ास तौर पर। और अब हमने सुना कि भारतीय फ़ौजी एहतजाज कर रहे हैं कि हमें दिफाई बजट जो है उसमें से कम हिस्सा मिल रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि जो दिफा अगर देखा जाए तो भारत में तो दिफा पर काफ़ी भारी बजट लगता है, तो क्यों भारतीय फ़ौजियों की जानिब से फिर एहतजाज किया जा रहा है कि हमें तो उतना बजट मिल ही नहीं रहा? तो इससे भारत की पोजीशन आप कितनी समझते हैं कमज़ोर हो रही है? आई थिंक भारत के लिए थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे, थोड़ा मैं एक्सपैंड करूंगा। मेरे ख्याल में जो 5 बड़ी फॉल्ट लाइन थी स्पेशली आफ्टर नेपोलिस रेवोल्यूशन, वो बहुत ज्यादा इमर्ज होकर बाहर आई है। नॉर्थ ईस्ट देख लें, अभी मोदी साहब जा रहे हैं 2.5 साल बाद, टोटल बर्न कर रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल है। दे एक्नॉलेज इट के साथ रियासतें अभी इनके बस से बाहर है। इस तरह इंडियन पंजाब में अभी जब फ्लडिंग की है इंडिया ने, तो पाकिस्तानी और इंडियन पंजाब आपको यूनिटी नजर आई है, और वहां भी ये बातचीत हो रही है कि वी कैन ब्रिंग सेम रेवोल्यूशन लाइक नेपाल। ऑकवर्ड कश्मीर में अभी एक मूवमेंट चल रही है, इनके एक एमपी अरेस्ट हुए हैं। बिहार में आप देख लें पॉलिटिकल जो अपोजिशन है वो बहुत ज्यादा आई वुड से कि अभी कॉल्स कर रही है लाइक नेपाल। तो मेरे ख्याल में भारत इज मूविंग टू अ सिविल वॉर मेरे हिसाब में, और अगर ये फाशिस्ट पॉलिसी जारी रखें तो भारत में फिर बहुत बड़ा आई थिंक रिस्पॉन्स है। इसी डोमेन में अगर आप देखें जो इनकी मिलिट्री है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। सिखों की एक बगावत हुई थी 84 में इंदिरा गांधी की 85 में असैसिनेशन के बाद, लेकिन अभी बड़े अच्छे बाद मैंने देखा कि रेगुलर फोर्स जो है वो एहतजाज कर रही है। मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा था, लग रहा था कि ना पहनने को सही यूनिफॉर्म है ना खाने को कुछ है। और दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर कि अगर आर्मी जो है वो रिवोल्ट करती है तो जस्ट इमेजिन के भारत जो है कि क्या पोजीशन है। बहुत कम बातचीत होती है पाकिस्तान में इंटरनल डायनेमिक्स के बारे में। मेरे ख्याल में 2025 विल बी अ वेरी टफ ईयर, और भारत शायद एक प्रॉपर सिविल वॉर की तरफ चला जाए, बिकॉज जो ड्रॉन है फोर्सेज वो बहुत ज्यादा एंग्री है दोनों तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, भारत सिविल वॉर की तरफ जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका वकार खान साहब, आप हमें बता रहे थे।